जी हाँ, तो हम मौजूद हैं पालघर में और देखिए पालघर की एक खासियत बता दूं, पालघर लोकसभा सीट की महाराष्ट्र के अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में मैं गया तो ज्यादातर में लगा कि मुकाबला सिर्फ दो पक्षों के बीच यानी महाविकास अघाड़ी और महायुति के बीच है। लेकिन जैसे ही हम पालघर में आए तो हमें यह साफ एहसास हो गया कि मामला सिर्फ दो पक्षों नहीं बल्कि यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है। और देखिए जो त्रिकोणीय मुकाबला उसमें अगर हम देखें तो हेमंत सावरा जो कि बीजेपी की तरफ से यहां चुनावी मैदान में है, शिवसेना यूबीटी की तरफ से भारती कमाडी है और बहुजन विकास अघाड़ी की तरफ से रघुनाथ पाटिल भी चुनावी मैदान में हैं। और उनकी दावेदारी भी इसलिए मजबूत है क्योंकि इसी दल के 3 विधायक तो यहां पर पहले से ही हैं। तो इस चर्चा की शुरुआत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि पालघर के लोगों का मूड क्या है। मैं चाहूंगा कि यहां मौजूद तमाम लोग एक जोरदार तालियों के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। इस जोरदार ताली के साथ ही हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। और जैसे ही हम पालघर में आए तो पालघर में जो साधुओं की लिंचिंग थी उस मुद्दे की याद आई कि उस मुद्दे पर हुआ क्या था, अब तक क्या हुआ। आइए सबसे पहले यूबीटी के लोगों से ही पूछते हैं। एक मिनट सवाल सुनिए और जवाब देने दीजिए। पालघर के मुद्दे में साधुओं की लिंचिंग का मुद्दा अब तक देश नहीं भूला है। क्या इस चुनाव में वो मुद्दा है? क्योंकि बीजेपी इसको लेकर हमेशा से ही उद्धव ठाकरे की उस सरकार को यानी आपके गुट को हमेशा निशाने पर लेती है। देखिए पालघर साधु की जो हत्याकांड हुआ था वो एक की दुखद घटना थी, लेकिन पूरे देश के राजकारण में ये जो घटना पालघर के इफेक्ट नहीं है, क्योंकि पालघर के बहुत सारे मुद्दे हैं। यहाँ वाड़वन बंदर का मुद्दा है, यहाँ पे हॉस्पिटल्स के मुद्दे हैं, यहाँ ट्रेन का मुद्दा है, यहाँ से बुलेट ट्रेन जा रही है, यहाँ से नेशनल बड़ौदा हाईवे जा रहा है, बहुत सारे मुद्दे हैं। ये जनता यहाँ पे जो चाहती है वो अच्छा डेवलपमेंट चाहती है और ये डेवलपमेंट के मुद्दे पे ही यूबीटी यहाँ पे चुनाव लड़ रही है। भगवा ध्वज उठाने वाले उद्धव ठाकरे जो दावा करते हैं उनके ही शासनकाल में ये घटना हुई, फिर ये मुद्दा क्यों नहीं? नहीं, ये मुद्दा है। जिन लोगों ने ये किया है उनको सजा भी मिली है। और आप जानते हैं कोरोना काल था, लोग डरे हुए थे, उसमें ये घटना घट चुकी थी और जिन्होंने ये घटना की थी वो आज तक जेल में है। ठीक है, बीजेपी के जो प्रवक्ता उनसे ले लेते हैं, कह रहे हैं कि उस मुद्दे का कोई असर नहीं है। नहीं, उस मुद्दे का असर तो पूरे देश में है। इस देश के अंदर बाला साहब ठाकरे जी के जो विचार था या जो स्वप्न था 370 हटाना और राम मंदिर बनाना, ये दोनों स्वप्न जो मोदी जी ने पूरा किया है। इसलिए आज बाला साहब ठाकरे को मानने वाले शिवसैनिक, बाला साहब ठाकरे को मानने वाली शिवसेना और उसके सारे मतदार इस बार कमल को, मोदी जी को मतदान करेंगे। तो आप कह रहे हैं अब तो लड़ाई ये भी आप शिंदे गुट से हैं, अब तो लड़ाई ये है कि असली कौन नकली कौन? नहीं, पालघर में इस पे चर्चा है क्या? पालघर में और पूरे महाराष्ट्र में और देश भर मीडिया के माध्यम से चर्चा है। आपने जो साधुओं का मुद्दा उठाया, बहुत दुखद घटना जिससे देश और दुनिया की नज़र में पालघर की लोगों की जो अपनी गर्दन है झुक गई, क्योंकि साधुओं की जो निर्मम हत्या हुई अभी तक पालघर वासी और देश भूला नहीं है। और अभी हमारी महायुति की सरकार आने के बाद इसकी सीबीआई जांच शुरू है, इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। देवेंद्र ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि इतने सारे मुद्दे थे, इसको राष्ट्रीय मुद्दा भी बनाया गया। ओवैसी के भी बयान को लेकर महाराष्ट्र में बहुत सारी चर्चा है, लेकिन इस बीच आपकी पार्टी पालघर में काफी मजबूत रही। इसकी पीछे की वजह क्या मानते हैं? क्या उन मुद्दों का आप लोगों के साथ कोई रिश्ता रहा, मतलब आपने उस पर कोई स्टैंड लिया या आपने उसे मुद्दा ही नहीं माना? हम लोगों का स्टैंड एक कायम ऐसा है कि हमारा नाला सोपारा है। एक भारत देश में जितने लोग बसते हैं वो सभी इस नाला सोपारा में है। सब जात प्रांत भाषा के लोग यहाँ रहते हैं। हम सबको एक साथ चाहते हैं। हम उसमें कोई भेद नहीं चाहते, कोई जात से नहीं, कोई धर्म से नहीं, किसी को कर्म से भी भेद नहीं करना चाहते हैं। तो हम सबको लेके जा रहे हैं। आप कह रहे हैं सबकी बात होगी, लेकिन देखिए महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसी बातें ना हो, ऐसे बड़े बयान ना, ऐसा हो नहीं सकता। नवनीत राणा का नाम कौन नहीं जानता आज की तारीख में? नवनीत राणा ने एक बयान दिया अकबरुद्दीन ओवैसी के पुराने बयान को याद करते हुए कि ओवैसी ने कहा 15 मिनट के पुलिस हटा दो, हम देख लेंगे। तो नवनीत राणा कह रही है कि 15 सेकंड में ही हम समझ लेंगे। क्या बात है ये सब? नवनीत 15 मिनट 15 सेकंड। नवनीत राणा को ये नहीं मालूम है कि अगर भारतीय जनता पार्टी इसके अगेंस्ट में उतर गई तो उसको समझ। नवनीत राणा ने बिल्कुल सही बोला है। 15 सेकंड का टाइम दो। नवनीत राणा जी ने एकदम बिल्कुल सही बोला है कि 15 घंटे नहीं, सिर्फ 15 सेकंड का टाइम दो।
ये देश मोदी जी के साथ है और पालघर मोदी के साथ और ये वसई बिहार मोदी जी के साथ है। हाँ बोलिए बोलिए। नवनीत राणा जी ने बिल्कुल सच कहा है और ये बिल्कुल सत्य है। हाँ हाँ नवनीत राणा जी ने जो कहा है बिल्कुल सच है और ये बिल्कुल हकीकत कह रहे है। हैं। बिल्कुल सच कर रहे हैं। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। क्या ये साबित हो चुका है कि ये लोगों ने भाड़े का आदमी लाया है, हाँ। जिसे ये भी पता नहीं है कि मैं किस पार्टी से आया हूँ। ये भाड़े के लोग लाए हैं ये लोगों ने। यही चाहती है बीजेपी, लोगों में दरार पैदा करना चाहती है जो हम उनको करने नहीं देंगे। सर तालियां बज रही, जरा मैं उधर बात कर लूँ। हाँ क्या बोल रहे हैं, बोलिए बोलिए। देखिए ओवैसी के खिलाफ तो आप लोग की उद्धव ठाकरे भी बहुत बोलते थे। बोलते ही है। हाँ। ओवैसी जो है वो बीजेपी की बी टीम है, वो सिर्फ मुस्लिमों के वोट खाने के लिए तो उनको बीजेपी खड़ा वाले करते उनसे क्यों हैं लड़ रहे हैं? ताकि पोलराइजेशन हो सके। नवनीत अपनी राणा बी को भी टीम से उन्होंने क्यों लड़ इसीलिए रही है लिया था। बीजेपी पे? क्या ओवैसी से ही क्यों बीजेपी लड़ रही है? कह रहे हैं बी टीम है बीजेपी की। बीटीपी है? हाँ? बीटीपी ना, ओबीसी के बीटीपी है ना वो। ओबीसी में तो पोलर के लिए वो लड़ रही है। पोलरायझेशन संजय राऊत साहेब, सुषमा ताई अंधारे आणि भास्कर जाधव साहेब जे बोलतात ना, थोड़ा हिंदी। जो संजय राऊत साहब, भास्कर जाधव साहब और तो सुषमा ताई अंधारे, वो जो बोल रहे हैं ना, वही अभी उनके मुंह से वही आ गया अभी। ठीक है। सवाल ये था कि ये महाराष्ट्र में ये बहस क्यों, इसकी क्या सब चुनाव के बीचों बीच 15 मिनट 15 सेकंड नवनीत राणा कुछ कह रही हैं अकबरुद्दीन ओवैसी के पुराने बयान को लेकर। नहीं, अकबरुद्दीन अवैसी का हमेशा भड़काऊ बयान रहता है। ये जो अभी बात हो रही है, आपने एक साधुओं का मुद्दा उठाया, उसके साथ में ही एक श्रद्धा वालकर की हत्याकांड जो वसई की सुपुत्री थी, उसकी हत्याकांड के ऊपर भी पूरे 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 देश में उसके ऊपर दुख हो गया। लेकिन यहाँ की जो राजनीतिक पार्टी है दो खाड़ियों के बीच में, ना साधुओं के विषय पे उन्होंने कुछ विषय उठाया, ना श्रद्धा वालकर के ऊपर उन्होंने कुछ बात की, और श्रद्धा वालकर के विषय के ऊपर इनके नेता ने लव जिहाद ये फालतू विषय है ऐसा स्टेटमेंट दिया। ये वसई की लड़की श्रद्धा वालकर के ऊपर बहुजन विकास आघाड़ी का ये मुद्दा है कि नहीं है महाराष्ट्र में? वसई में मुद्दा है कि नहीं? हमारे वसई विरार की जो जनता है वो हमारे छोटे पक्ष की है। हम उनके साथ और वो हमारे साथ है। हमें ये सब भटकाने वाले पोलराइजेशन वाले मुद्दे पे अच्छा, मोदी जी के आप साथ हैं कि नहीं है? नहीं Against नहीं, बिल्कुल नहीं है। मोदी जी से तो लड़ रहे हैं। हाँ लड़ रहे हैं। मोदी जी से शिंदे जी के साथ हैं कि नहीं है? किसी के साथ नहीं। हम हमारे अपक्ष है। हमारे लोगों के लिए जब भी जरूरत पड़ती है। चलिए ठीक है। अब जरा वापस आते हैं, महाराष्ट्र का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, ये मेरा सवाल है। और जल्दी से मैं पहले पब्लिक से लूंगा कि क्या मुद्दा है, फिर हम राजनीतिक दलों से बात करेंगे। बड़ा मुद्दा क्या है सबसे बड़ा महाराष्ट्र का? रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा हमारा मुद्दा मेन है हुकुमशाही में काम नहीं है। सबसे हुकुमशाही बड़ा मुद्दा जल्दी से बताइए। बेरोजगारी। आप बताइए। वही बोल रहा हूँ मैं आपको, तरुण लोग के तरुण जो है ना, यहाँ के उद्योग भगाए जा रहे हैं गुजरात में। 2 करोड़ की नौकरियां, महंगाई बढ़ गई है। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? महंगाई के साथ बेरोजगारी सर, रोया रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार। विकसित भारत हमने किया है, उसको और बढ़ाना है। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा क्या है सबसे बड़ा मुद्दा महाराष्ट्र में? यहाँ के लिए सबसे बड़ा मुद्दा जो है रोजगार का है, वो दिया जा रहा हर तरीके। अब आप बोलिए। नहीं, मुद्दा क्या जो हिंदू हितों की बात करेगा वही देश में राज करेगा। हिंदू हितों की तो वो भी बात करते हैं। बाला साहब के विचारों को भूल गए। हाँ बोलिए मुद्दा। स्थानीय मुद्दे ये हैं कि महाराष्ट्र का मुद्दा, महाराष्ट्र का मुद्दा विकास का मुद्दा, विकास का मुद्दा। हाँ बोलिए। इस समय देश में महाराष्ट्र में कोई मुद्दा बचा ही नहीं है। कोई मुद्दा नहीं बचा। कह रहे महाराष्ट्र का मुद्दा क्या है? देश पहले जैसा सेक्युलर था, हमें वो वैसा ही सेक्युलर देश चाहिए। महंगाई के ऊपर बात होनी चाहिए, विकास के ऊपर बात होना चाहिए। कौन सा विकास की बात? विकास होना चाहिए। हाँ, और नहीं क्या? नहीं हुआ, महाराष्ट्र का हुआ ही ये नहीं। कह रहे हैं हुआ नहीं, विकास मुद्दा है। और आप लोग की पार्टी कहती है मोदी जी जितना विकास तो कहीं हुआ ही नहीं उनके राज्य ये में। पूरा देश जानता है कि देश विकास हुआ है, देश सक्षम हुआ है, देश स्वाभिमान हुआ है, और ये विकास और कुछ चार पांच विकास के कार्य गिनाइए जनता को यहाँ पर अमृत योजना द्वारा। हाँ बताइए। आप पूरे महाराष्ट्र का मुद्दा छोड़ दो, यहाँ वसई विरार में जो विकास की परियोजना है, केंद्र सरकार की 3 बड़ी परियोजना इस वसई विरार में चालू है। बुलेट ट्रेन का विषय है, हमारे नालासोपारा में बुलेट ट्रेन का स्टेशन है, DDFC है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, मुंबई बड़ौदा एक्सप्रेसवे है, उसके बाद में रेलवे का विषय है, रेलवे का 4 ट्रैक का डिस्ट्रिक्ट। आप कह रहे हैं विकास, वो कह रहे हैं विकास हुआ है, उसके आधार पर वोट होगा महाराष्ट्र में। आपकी नजर में कोई विकास नहीं हुआ है, आप जानते हो।
यहाँ पे लोगों को वाड़वन बंदर बना के लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है। कोली लोगों के प्रश्न है, मच्छीमारों के प्रश्न है, लोगों की जमीन से उनको बेदखल किया जा रहा है। आज नाला सोपारा की हालत ऐसी है कि एक एक ट्रेन में ठूस ठूस के लोग जा रहे हैं। महाराष्ट्र में मैं जहां भी गया वहां उद्धव ठाकरे एक ही मुद्दा उठाते नजर आ रहे हैं। लोगों के बीच उसकी चर्चा, उसका आप जिक्र नहीं कर रहे हैं। हमारी पार्टी तोड़ दी, हर जगह वही कह रहे हो। देखिए पार्टी तोड़ी है, इमोशनल कार्ड, क्या ये मुद्दा है? बिल्कुल लोगों के दिल में यही मुद्दा है। और ये जो जनता जिक्र मुझे क्यों बताना जनता है, वो जनता इलेक्शन लड़ रही है, उसी बेस पर लड़ रही है कि उद्धव ठाकरे के साथ गलत हुआ है। ये जो शिवसेना पार्टी तोड़ी है उसका बदला जरूर हिंदुस्तान की या महाराष्ट्र की जनता लेगी। आपकी नजर में महाराष्ट्र का बड़ा मुद्दा क्या है? आप तो यहाँ के मजबूत पार्टी है, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति को भी देख रहे हो। महाराष्ट्र के राजनीति में लोगों को रोजगार चाहिए, हमारे युवाओं को काम चाहिए, हमारा विकास होना चाहिए और बाकी हमारे उद्योग धंधे जो यहाँ तो जो विकास करेगा उसके साथ क्या आप जाएंगे? है ना, हमारे साथ है जनता। जनता हमारे साथ ही है। नहीं, जो सरकार विकास करेगी क्या उसके साथ जाएंगे? सरकार के साथ क्या रहने का, हमको तो अपोजिशन में रहेगा। लोगों के प्रश्न लेके ही हम लड़ेंगे। जो भी प्रश्न है उसके साथ जाएंगे। अगर विकास करेंगे तो उसके साथ भी रहेंगे, अगर नहीं करेंगे तो उसके खिलाफ भी बोलेंगे। ठीक है, एक मुद्दा जो था जिसमें बहुत चर्चा हो रही है, मैं आपसे बता रहा हूं कि महाराष्ट्र में मैं जहां जा रहा हूं वहां सीधे बात हो रही है कि असली शिवसेना कौन है, नकली शिवसेना कौन है, असली एनसीपी कौन है, नकली एनसीपी कौन है। जनता से जल्दी से पूछते हैं कौन है। आप लोग कुछ बता पाएंगे? आपकी नजर में कौन है असली भारत शिवसेना? देश में विकास के नाम पे यही हुआ है कि परिवार को तोड़ा गया, उसको पहले ईडी लगाया जाता है, ईडी लगा के असली नकली कौन है? असली कौन है वो तो मालूम है आपको ना। और उसको अलग करके फिर उसको गंगा जी नहवाते हैं, गंगा जी नहवा के फिर ला देते हैं। असली देश की जनता है, कौन है असली? जनता के लिए काम कर रहे हैं। पालघर की जो लड़ाई है भाजपा और शिवसेना की, ये 2 नंबर 3 नंबर के लिए, 1 नंबर तो हम हैं। कौन है असली नकली? असली शिवसेना कौन? नकली शिवसेना कौन? शिंदे जो हमेशा हिंदुत्व की बात करे, राष्ट्र की बात करे और महाराष्ट्र की बात करे। धनुष्यबाण शिवसेना है, धनुष्यबाण। जो हिंदुत्व के साथ में, जो कांग्रेस के खिलाफ है, वो असली शिवसेना कौन है? एकनाथराव शिंदे की असली आपकी सही बोला है, लग रहा है ऐसा? आपको ये लगता है कि यही सही है? यही सही है। पूछ लेते हैं कौन है सही, कौन असली? आराम से देखिए, मैं सुन रहा हूँ। जिसके असली कौन? ऊपर ईडी सीबीआई धाड़ डालते वही लोग क्यों पार्टी छोड़ असली के शिवसेना जाते कौन? हैं? असली शिवसेना शिंदे कौन? चलिए ठीक है, हाँ अब बताइए, ये सवाल ठीक है आपके पास, बोलिए। असली नकली? देखो असली और नकली का सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि एक ही शिवसेना थी। उद्धव आप ही की पार्टी तो मुद्दा ठाकरे उठा की। रही है। देखिए जो हमारे साथ हुआ है वो गलत हुआ, और हमसे हमारा चिन्ह चोरी करके लेके गए, हमारे विधायक चोरी करके लेके। अदालत में भी तो गए थे आप लोग? अदालत में गए थे ना? अभी सीट हमारा ही ज्यादा चुन रहा। हाँ बताइए, असली नकली का चल रहा है। नहीं, वो कह रहे हैं कि बाला साहब का परिवार जहाँ वही असली। बाला साहब के विचार जहां वो असली शिवसेना। और आज आप कह रहे परिवार नहीं विचार परिवार मानते नहीं है। परिवार प्रॉपर्टी परिवार को मिलती है, विचार जो है वो विचार जो अमल में लाता है वही आता है। ये देश में सीधी जो लड़ाई है वो नरेंद्र मोदी विरुद्ध राहुल गांधी है। ये देश चुनने वाला है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होंगे या राहुल गांधी, इसमें बाकी किसी का कोई काम नहीं है। और रहा सवाल असली, तो ये परिवारवाद की जो राजनीति कर रहे हैं, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, चाहे वो लालू प्रसाद हो, चाहे वो मुलायम सिंह यादव हो, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हो, ये परिवारवाद को कभी ये देश स्वीकार नहीं करेगा। और मोदी भारत को अपना परिवार मानते हैं। चलिए तो इन्होंने जो मुद्दा उठाया, एक मिनट, सवाल तो सुन लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए। अरे तुम्हारे ही नेता की बात कर रहा हूं, रुक जाओ। इन्होंने कहा कि देश में बात हो रही है नरेंद्र मोदी के चेहरे की, और इस बार जो बड़ा मुद्दा है वो यही है कि नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी। सवाल ये है कि लोकसभा चुनाव है तो निश्चित तौर पर देश का नया प्रधानमंत्री चुना जाएगा। मैं यहां मौजूद सभी लोगों से यही सवाल करने जा रहा हूं कि अगला प्रधानमंत्री कौन? अगला प्रधानमंत्री कौन? जो चुन के आएगा वही। कौन? जो अच्छा काम करे वही।
अरे तो कोई अच्छा काम कर रहा है। अच्छा काम कहाँ कर रहे हैं? जो देश जिनको बहुमत देंगे वही अगला प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री ऐसे नाम नहीं है आपके जेब में? जो कोई भी हो सकता है, हर एक का अधिकार है, कोई भी हो सकता है। हाँ, नहीं, एक बार जरा public- हाँ, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि नरेंद्र मोदी जी प्रधान। रुकिए मैं लौटता हूँ आप। हाँ मोदी अगला- जी। हाँ अगला मोदी जी। अगला प्रधान नरेंद्र मोदी। अगला- मोदी जी, मोदी जी। मोदी जी। अगला नाम बताइए। राहुल गांधी। राहुल बाला साहब ठाकरे। विकास का मुद्दा अगला प्रधानमंत्री आपकी नजर में? आपका सवाल गलत है। हम जो है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन नहीं लड़ते। हम लोग की जो डेमोक्रेसी है वो अलग है। हमारे मशीन के ऊपर यूएस के तरह जो प्रेसिडेंट कैंडिडेट रहता है उसका सिंबल नहीं रहता। आपका सवाल ही गलत है। हम लोग कौन चुनते हैं? जनता की पसंद तो होती है। हम लोग चुनते हैं। हमारा पीएम मातोश्री ठहराता है, मातोश्री उद्धव साहब ठाकरे। किसी को देखना चाहते हैं आप? मोदी और अमित शाह चोर है, उद्धव साहब सच्चे है। अगला प्रधानमंत्री जुमलेबाज ना रहेगा। अगला प्रधानमंत्री हिंदू मुस्लिम की झगड़ा लगाने वाला नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए अब आप वापस आते हैं। देखिए सबने की बात आपने सुनी अगले प्रधानमंत्री को लेकर। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो चुनेंगे सांसद वही होगा, आप लोग कह रहे हैं मोदी। देखिए सीधी सीधी बात है, आप पूरे भारतवर्ष घूम रहे हैं। प्रधानमंत्री के रूप में अगर एनडीए को छोड़ के किसी ने भी उम्मीदवार नहीं दिया है, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार सिर्फ हमने दिया है, मोदी है। चेहरे से फर्क पड़ता और है क्या? बाकी लोग इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब की बार मोदी केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं कि पूरे देश के नेता और पूरे देश का चेहरा है। मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है और ये जैसे बताया जाए कि राहुल गांधी और मोदी जी के बीच का चुनाव है। देश में तो चुनाव मोदी के नाम पे ही लड़ा जा रहा है, इनका दावा है। ऐसा होना नहीं चाहिए। हो रहा है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में हमारी जनता जो ज्यादा संख्या में जिसको चुन के देंगे उसमें से प्राइम मिनिस्टर सर बनना लेकिन चाहिए। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी तो इसी प्रजातंत्र के द्वारा चुने गए व्यक्ति हैं। हम तो सबसे अलग है। देश में कोई आए जावे, हमारे इस पालघर मतदार संघ में हमारा सिटी बजेगा, हमारा ही उम्मीदवार। अगला प्रधानमंत्री को अगला प्रधानमंत्री जो यहाँ कुछ का तो सोच रहे होंगे यहाँ आप का लोग। एमपी जो चुन के आएगा वो डिसाइड करेगा, क्योंकि इस देश में संविधान है, संविधान ही चुनता है, संविधान के तरीके से प्रधानमंत्री चुने जा रहे हैं। और आपका जो सवाल है वो सीधा व्यक्तिगत विषय पे है, व्यक्तिगत होना नहीं चाहिए। लोगों की पसंद। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि लोकशाही खतरे में है, लोकशाही खतरे में है, लोकशाही खतरे में है। कैसे? क्योंकि लोकशाही खतरे में है। आपके सवाल से लोकशाही खतरे में है, क्योंकि आप डायरेक्ट मोदी जी को चुन के ला रहे हो, मोदी जी को पीएम बना रहे हो। संविधान क्यों चाहिए फिर? संविधान के तहत आपको प्रधानमंत्री चुनना है और संविधान डिसाइड करेगा कि प्रधानमंत्री कौन है। मोदी का 250 सीट भी नहीं आने वाला है। वो कह रहे हैं ये सवाल ही गलत है। संविधान के मुताबिक क्या नरेंद्र मोदी संविधान के हिसाब से ही चुनाव हो रहा है और चुनाव में फिर वो क्यों कह रहे हैं कि संविधान खत्म है? अज्ञानता है ये। आपको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार जब पूछा जा रहा है तो आप उतना बताइए, आपके पास प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है या नहीं है? अच्छा जिनके पास लोकशाही की बात कर रहे हैं, ये लोकशाही की बात कर रहे हैं, लेकिन लोकशाही में चुनाव जब हार जाएंगे तो ये कह रहे हैं संविधान खतरे में है। बाबा साहब का क्या वाकई में संविधान खतरे में है? कोई पलट देगा, बदल देगा, चुरा लेगा? नहीं बदल। फिर वो क्यों कह रहे हैं? नहीं, वो बोल रहे हैं नहीं कर सकते। क्यों कह रहे हैं वैसे? ये देश का प्रधानमंत्री हो सकता है, शायद आने वाले भविष्य में ईडी चुनाव उसका करेगी, जिसके ऊपर ईडी वाले के ऊपर ही सारा अधिकार दिया गया है। हम तो इतना ही जानते हैं कि अब की बार कितना पार, लेकिन उसमें एक हमार। पालघर के बारे में, पालघर का मुद्दा उठाया। पालघर की बात करिए, जो पालघर में डेवलप करता है उसकी बात। ये कह रहे हैं संविधान खतरे में है। मेरा सवाल उन्हीं का था, उन्हीं का सवाल। क्या संविधान खतरे में है? संविधान किस तरफ से खतरे में है? वही तो कह रहे हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी संविधान खतरे में, वो बोल रहे हैं। बिल्कुल संविधान खतरे में नहीं है। देखिए उबाटा को मैं बता दूं कि जो लोकशाही खतरे में वो बता रहे तो मोदी जी को पार्टी ने लोकतांत्रिक तरीके से प्रधानमंत्री का क्या बोल रहे हैं? मैं एक मुस्लिम हूँ, संविधान बिल्कुल खतरे में नहीं है। आपको डर नहीं लगता? बिल्कुल तो कह रहे मुस्लिमों को डराया जाता है। हिंदुस्तान में जितने लोग कहते हैं कि मुसलमानों को डराया जाता है।
ओवैसी साहब कहते हैं, ओवैसी साहब कहते हैं, ओवैसी साहब इस मुसलमान है क्या? संविधान खतरे में है क्या? डेफिनेटली संविधान कैसे? खतरे में क्यों? बताइए तो। सारी इंस्टीट्यूशनल जो संस्था है, ईडी हो, सीबीआई हो, सुप्रीम कोर्ट हो, कोई भी हो, आप देखिए संविधान खतरे में है। ये जो सिंधेगढ़ वाले खड़े हैं इनको अभी तक आप का सांसद था और 20 साल सत्ताधारी पार्टी के यहाँ के इनका नगर पालिका क्या क्या डेवलपमेंट किया इन्होंने? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब खत्म हो रहा है, समय खत्म हो रहा है। जल्दी से सर, जल्दी से एकदम क्विक आंसर। 48 में से कितनी सीटें महाराष्ट्र में आप लोगों? 48 में से जो 400 पार के लिए लगेगा वो महाराष्ट्र पूरा करेगा। कितना 48 में से? आज यहाँ जो है क्या लग रहा है? ये राष्ट्रीय पक्षों के कितने सीट आएंगे मालूम आप नहीं। यहाँ से जीत रहे हम हैं। जानते हैं हमारी पार्टी 48 में से कितनी हम सीट? 40 सीट ला रहे हैं और यहाँ की सीट भी हम जीत चलिए ठीक है, ये सारे दावे हमने सुने, लोगों के समय समाप्त हो गया, माफी के साथ समय समाप्त हो गया। पालघर में जबरदस्त चर्चा हुई, सारे मुद्दे हमने समय के साथ उठाने की कोशिश की। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। अब सीधे चलते हैं स्टूडियो, ओवर टू यू।